Student, we discussed in previous lesson what is meant by electric potential and potential difference. Now, to maintain the potential difference in a circuit, a device is used. किसी भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि पोटेंशियल लगातार सर्किट में फ्लो करते जाए। जैसे हमारे घर में कोई सर्किट है तो वहाँ हम एक सप्लाई देते हैं, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है, वहाँ से इसको जो एक डिफरेंस बना रहता है तो फ्लो करते जाता है। या हमने इन्वर्टर लगाया हुआ है तो इन्वर्टर जो है एक डिवाइस हो गया जिससे हम उसको डिफरेंस मेंटेन करते हैं। तो अब वो डिवाइस एक सेल हो सकता है, एक बैटरी हो सकता है, एक मोटर हो सकता है, एक इन्वर्टर हो सकता है, या एक एक्चुअल इलेक्ट्रिक सप्लाई हो सकता है। जब तक उसका सोर्स से सप्लाई आते रहेगी तो सर्किट में डिफरेंस बना रहेगा। मीन्स सर्किट में वोल्टेज नहीं है और उस जो सोर्स है उस सोर्स से कंटिन्यूसली जो है वो वोल्टेज आते रहती है। अब अगर आपको ये कहा जाता है कि PD जो है 1 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये कहा जाए कि PD = 1 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि 1 joule of work is done in moving a charge from one point to another. कितना काम हुआ है? 1 जूल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को फ्लो करने। अगर 1 जूल काम होता है, वर्क होता है, तो हम उस वक्त कहेंगे वोल्टेज कितनी होगी? 1 वोल्ट होगी। अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो बताइए उसमें कितने कोलम्ब ऑफ चार्जेस जो हैं वो पास होंगे। अब इसके लिए हमने क्या करना है, आपने फार्मूला याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने ये निकालना है और चार्ज दिया हुआ तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, फार्मूला इज PD = W upon Q, where W is work done and Q is charge। एंड हमने निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन = PD × चार्ज, दैट इज 6 × 1, तो बनेगा 6 जूल। मीन्स कैलकुलेशन से ये आप कर सकते हैं। इसका मतलब 6 जूल ऑफ एनर्जी हमें चाहिए अगर हमने 6 वोल्ट की बैटरी में से चार्ज को फ्लो करना होगा। अब हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मीन्स अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट जब किसी कंडक्टर में से चलती है, कंडक्टर क्या हुआ? जिसके बीच में से बिजली गुजर सकती है। और इंसुलेटर क्या हुआ? जिसके बीच में से बिजली नहीं गुजर सकती। जैसे प्लास्टिक हो, ड्राई वुड हो, वगैरह वगैरह, ये इंसुलेटर्स कहते हैं, इनको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन जितने भी मेटेलिक सब्सटेंसेस हैं, तारे हैं, कॉपर है वगैरह है, ये दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर्स को हम सिंपली कंडक्टर्स कहते हैं। तो कंडक्टर के बीच में जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरती है तो कंडक्टर का जो गेटअप है वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को रुकावट पैदा करता है, वो अपोजिशन करता है उसके फ्लो में। तो उस अपोजिशन को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। और उस रेजिस्टेंस की जो ग्रेगर जॉन ओम ने उसकी स्टडी की थी, तो इसलिए उसका SI यूनिट जो है वो ओम होता है। ओम, OHM, ओम। करंट का यूनिट एम्पियर, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट, पावर का यूनिट वाट और रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, याद रखना। अब किसी कोई कंडक्टर है, उसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, तो उसकी जो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर इसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है लेंथ। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, जितनी लेंथ कम होगी उतनी रेजिस्टेंस भी
कम होगी। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है उस तार की मोटाई कितनी है। जितनी ज़्यादा मोटाई होगी उतनी रेजिस्टेंस जो है वो कम, और जितनी कम मोटाई होगी, मीन्स ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, ये याद रखना आपने। फिर है मटेरियल। मटेरियल की रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है कि मटेरियल किस टाइप का है। और फिर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है। एक फार्मूला जो अक्सर आपको काम आएगा वो है ओम्स लॉ का। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो है ओम्स लॉ पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है, और फिजिक्स में जो पहला क्वेश्चन होता है वो इसी पोर्शन से होता है, इलेक्ट्रिकल पोर्शन से ही होता है। और एक मैजिक टेबल है VIR, तो उसका मतलब है वोल्टेज, I फॉर करंट एंड R फॉर रेजिस्टेंस। इसको हमेशा आपने याद रखना है, इसी से हमारे डिफरेंट फार्मूले जो हैं वो निकल जाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी वीडियोस वगैरह देख नहीं रहे हैं। आपका इंटरेस्ट जो है वो कम होता जा रहा है, लूज होता जा रहा है। सिर्फ 2-4 बच्चे हैं जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और वो भी पिछले 2-4 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि न जाने किस वजह से उन्होंने भी मेरा कोई वीडियोस वगैरह नहीं देखी है। बाकी कोई बच्चे जो है ना तो वो रेस्पॉन्स देते हैं, ना कभी क्वेश्चंस पूछते हैं। न जाने मेरी साइंस से ही क्या प्रॉब्लम्स है। बाकी सब्जेक्ट्स में आप जो है आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन मेरी एक बार फिर आपसे सजेशन है मेरी आपको कि आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स बराबर होते हैं। आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए इक्वल वेटेज देनी है, और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आपको टाइम टेबल बना के डेली बेस पर आपको एक घंटा एक बुक को ज़रूर लगाना चाहिए। इस वक्त हाफ ऑफ द सिलेबस जो है हम कवर करने वाले हैं। हाफ सिलेबस करने का मतलब है कि आप गारंटी ले सकते हैं पास होने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स तक ये बात पहुँचाएंगे, और इन वीडियोज़ को बार बार देखें।